जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 17। आज के लेक्चर में हम मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन की होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे और इसमें ख़ास तौर पे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हमने ना सिर्फ ये कि डिस्कस करना है, बल्कि आज के लेक्चर में जो अहम चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हमने ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट, इससे पहले चैप्टर 1, 2 और 3 में छोटी मोटी केस स्टडीज आप अटेम्प्ट करते आए हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली लेस इम्पोर्टेंट केस स्टडीज थी, यानी उनमें से अमूमी तौर पे केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं आता और कभी आए भी तो छोटा मोटा केस स्टडी का क्वेश्चन आता है। असल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 4 से स्टार्ट होता है। तो यूं समझ लीजिए आज आप एग्जाम लेवल की ऑडिट की पहली केस स्टडी को सीखने जा रहे हैं कि उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अच्छा, पहली चीज जो आप अपने जहन में क्लियर कर लें वो ये कि इससे पहले आप कैफ फॉर बिजनेस लॉ की केस स्टडीज को भी अटेम्प्ट किया है आपने, कैफ 7 कंपनी लॉ की केस स्टडीज को भी अटेम्प्ट किया है, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स लॉ की केस स्टडी और ऑडिट की केस स्टडीज इनमें फर्क है। लॉ की केस स्टडीज का जो स्टाइल होता है अमूमी तौर पे स्टैंडर्डाइज्ड होता है। जैसे कैफ 4 में अगर आप देखें तो जब आपने बिजनेस लॉ पढ़ा है, जिन स्टूडेंट से पढ़ा होगा उनको अंदाजा होगा कि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कमोबेश एक तरह की होती है कि आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल बता देता है और कहता है इसमें से इस पार्टी ने ये वायलेशन की है, अब बताइए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एग्जाम्पल्स डिफरेंट होती जाती हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट कमोबेश यही होती है कि बताइए पार्टी ए क्या एक्शन लेगी, पार्टी बी क्या एक्शन लेगी। इसी तरह कंपनी लॉ की केस स्टडीज में भी जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है तो उनको अंदाजा होगा उसमें भी तरीकाकार उसका जो है वो काफी हद तक स्टैंडर्डाइज्ड है। यानी जैसे फर्ज कीजिए एक मीटिंग वाला चैप्टर है, उसमें वो कहता है कि जी मीटिंग हो रही है, उसका नोटिस भेजे, उसमें ये प्रॉब्लम है, मीटिंग हुई उसमें ये प्रॉब्लम है, डायरेक्टर्स है उसका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, वो किसी डायरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि ये प्रॉब्लम है, बताइए अब क्या करना है। लेकिन ऑडिट की केस स्टडी याद रखें, चूंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकली बहुत सी कम्प्लेक्स सिचुएशन पॉसिबल हैं, इसलिए ऑडिट की केस स्टडी में वो एक चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स की केस स्टडी टेस्ट कर सकता है। अमूमी तौर पे जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कैफ 4 है, कैफ 7 है, कैफ 6 जो MFA है उसमें भी कुछ केस स्टडीज है, तो उनमें जो चैप्टर का स्कोप होता है उसमें कमोबेश मिलती जुलती केस स्टडीज पूछता है। जैसे किसी एक चैप्टर में जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड मिलते जुलते, लेकिन कैफ 8 ऑडिट की केस स्टडी में एक ही चैप्टर की केस स्टडीज वो डिफरेंट स्टाइल में पूछ सकता है। जैसे आपने अभी तक, हालांकि अभी ज्यादा चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन आपने दो बड़े टाइप्स की केस स्टडी अभी आपने देख ली होंगी। नंबर 1 जिसमें आपको कोई ऑडिट रिपोर्ट का पैराग्राफ दे के कहता है इसमें से गलतियां ढूंढो, ये भी एक तरह की केस स्टडी है। और नंबर 2 जिसमें वो आपको सिचुएशन दे के कहता है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। अब ये दो तरह की केस स्टडी तो आप अभी कर चुके और अभी चैप्टर ने आगे चलना है। इसका मतलब है एक ही चैप्टर के अंदर वेरियस टाइप्स की केस स्टडीज हो सकती हैं। तो आपने असल फोकस करना है कंसेप्ट्स के ऊपर। हालांकि इसमें मोर देन 80% जो केस स्टडीज है ना वो कमोबेश सेट पैटर्न पे आती हैं। तो मैं आपको बता भी दिया करूंगा कि चैप्टर 4 में ज्यादातर केस स्टडी इस तरह की आती है, चैप्टर 5 में ज्यादातर केस स्टडी इस तरह की आती है, 6 में इस तरह की आती है, बता दिया करो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो हो सकता है कि एग्जाम में अगर 10 टॉपिक उसने टेस्ट करने हैं तो एक दो टॉपिक की केस स्टडीज कुछ डिफरेंट वे में टेस्ट कर ले, लेकिन कंसेप्ट वही होंगे। आपने अपने आप को अनसीन केस स्टडी अटेम्प्ट करने के लिए तैयार रहना। देखिए क्वेश्चन सारे ही अनसीन होंगे, लेकिन एक है अनसीन इंफॉर्मेशन अनसीन है,
लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो सीन वो एक ही तरह की होती है। लेकिन कभी कभार वो ऐसा करता है कि पेपर में एक दो क्वेश्चन केस स्टडी ऐसे इंक्लूड कर देता है जिसकी रिक्वायरमेंट भी नॉर्मल केस स्टडी की रिक्वायरमेंट से डिफरेंट होती है। कंसेप्ट वही होते हैं लेकिन आपने उसे डिफरेंट वे में अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपने अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है, तो अगर कभी कोई डिफरेंट टाइप की केस स्टडी किसी टेस्ट वगैरह में आ जाए ना, तो आपने ये नहीं कि मुझसे कहना सर इस तरह की केस स्टडी तो आपने क्लास में कभी करवाई ही नहीं। मैं कभी कभी इस तरह की केस स्टडीज भी इंक्लूड करूंगा, लेकिन तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आप ये ना मुझसे बताए किस तरह की केस स्टडी करवाई है कि नहीं, मुझे ये बताइए कि ये केस स्टडी जिस कंसेप्ट के ऊपर बेस कर रही है वो मैंने करवाया कि नहीं करवाया। क्योंकि आपने कंसेप्ट अप्लाई करने के काबिल होना है, ये नहीं कि कंसेप्ट उसी तरह की केस स्टडी में अप्लाई करने के काबिल जो की है, और जो केस स्टडी नहीं किया आपने वो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशन आ जाए तो आपको ये तो मुझे पता ही नहीं इसमें क्या करना है। कंसेप्ट की एप्लीकेशन, नो डाउट मोर देन 80% क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में उसी स्टाइल में होंगे जो पास्ट पेपर का पैटर्न है, लेकिन एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि वो ऐसे स्टाइल में हो, ऐसी केस स्टडी हो जो आपने पहले ना की हो। ठीक है, वो ऐसा ऐसा जब हम स्टडी करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। वो ज्यादा वो डिफरेंट जरूर होती है, पैटर्न से डिफरेंट जरूर होती है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होती। इस तरह के जब केस स्टडी आते हैं दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो केस देखते हैं कहते हैं ये किस तरह की केस स्टडी, इस तरह का हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, हमें नहीं आता, छोड़ दिया। और एक वो स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा इस तरह की हमने केस स्टडी की नहीं है लेकिन कंसेप्ट तो हमने सीखी है ना, तो रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए जो भी कह रहा है रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए केस में जो भी उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। इस तरह के स्टूडेंट अगर थोड़ी सी भी केस स्टडी को अटेम्प्ट करें ना 40-50% भी, वो उसमें 60-70% मार्क्स ले जाते हैं। क्योंकि ये डिफरेंट होती है, याद रखिए, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होती। तो बताना क्या चाह रहा हूं, कंक्लूजन किस कंक्लूजन पे लेके आया कि ऑडिट के पेपर में हो सकता है एक या दो केस स्टडीज ऐसी हों जिनका टेस्टिंग का स्टाइल डिफरेंट होगा लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं होगा। आपने इस तरह की केस स्टडीज को देख के ये फैसला नहीं करना कि मुझे नहीं आती छोड़ देना है, नहीं, बल्कि उसको अटेम्प्ट करना है। हाँ, एक नहीं दो दफा पढ़ने, उसको दो नहीं तीन दफा पढ़ने, एक दो केस स्टडीज होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन इस तरह की केस स्टडीज को हमने छोड़ना नहीं है। क्लियर? चलिए आइए अब चैप्टर 4 आई कैप की सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला जो चैप्टर और केस स्टडी है वो गार्डमैन चैप्टर 4 ही है, ऑडिट कोड। और इसकी रीजन भी आपको पता है क्योंकि सबसे अहम डॉक्यूमेंट भी यही है। हम ये सीखने जा रहे हैं इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट कि कैसे कोई भी गिवन सिचुएशन अगर हो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या, रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा। स्टार्ट करें सबसे। जी जी, नहीं केस स्टडी जो आई कैप एग्जाम में पूछता है वो सीक्वेंस वाइज नहीं होती, उसकी मर्जी है, वो चाहे आखिरी चैप्टर की केस स्टडी पहले पूछ ले, तरतीब से थोड़ी चलेगा वो। जी, क्या ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन या केस स्टडी किस चैप्टर के किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से आई है? अगर आपने सारे सिलेबस को कंप्लीट किया है तो किसी भी क्वेश्चन को या केस स्टडी को पढ़ के 100% पता चल जाता है किस चैप्टर के किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की है। शर्त यह है कि आपने वो टॉपिक पढ़ा हो। ठीक है, और ये इस चीज की प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा कि रिक्वायरमेंट के अंदर या क्वेश्चन के अंदर कौन सा लफ्ज है जिससे आपको पढ़ के पता चलेगा कि ये किस चैप्टर के किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। लेकिन शर्त एक ही है, वो चैप्टर वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा हुआ हो। पढ़ा हुआ है तो जरूर पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं। ये आपके वॉल्यूम 2 का पेज है, अगर आपके पास वॉल्यूम 2 है तो ये पेज सामने रख लीजिए, नहीं है तो मेरे साथ साथ इसको रीड कर ले, समझे। मैं इसको आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्या कह रहा है, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी रिलेटिंग टू इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। अब देखिए अगर लॉ होता है ना, लॉ की जैसे मैंने बताया उनकी स्टैंडर्डाइज केस स्टडी है, उनमें मैं आपको सिंपल रूल बताता कि भाई रेलिवेंट लीगल प्रोविजन होती है, डिसीजन होता है, बेसिस ऑफ डिसीजन होती है। हर तकरीबन हर कैफ और बिजनेस लॉ की और कंपनी लॉ की केस स्टडी की यही अप्रोच होती है ना, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखो, डिसीजन लिखो, बेसिस ऑफ डिसीजन लिखो। लेकिन ऑडिट में ऐसा नहीं है। ऑडिट में एक चैप्टर की केस स्टडी दूसरे चैप्टर से डिफरेंट है।
एक चैप्टर की केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार दूसरे चैप्टर की केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के तरीकाकार से डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। तो चैप्टर 4 की केस स्टडी किस तरह की आएगी और आपने इसे कैसे अटेम्प्ट करना है ये सुन लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ द केस, यानी शक्लो सूरत कैसी होगी केस स्टडी की, शक्लो सूरत, स्ट्रक्चर ऑफ द केस। कह रहा है यू विल बी गिवन मैनी शॉर्ट सिचुएशन, मैनी से मुराद है 2 भी हो सकती हैं 4 भी हो सकती हैं। मैक्सिमम एक दफा से एक क्वेश्चन के अंदर 5 सिचुएशन दी थी छोटी छोटी, जैसे ना पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A B C D E, तो वो कह रहे हैं आपको कुछ शॉर्ट सिचुएशन दी जाएंगी छोटी छोटी, वो 2 भी हो सकती हैं 5 भी, उम्मीद 2-3 में रहता है, 2 या 3 आपको छोटी छोटी सिचुएशन दी जाएंगी। और रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिक्वायरमेंट विल बी टू एक्सप्लेन इफेक्ट या इम्प्लीकेशन ऑफ ईच सिचुएशन ऑन ऑडिटर रिपोर्ट और ओपिनियन। ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट होता है अमूमी तौर पे इम्पैक्ट, क्या कहता है ऑडिटर रिपोर्ट। पुराने क्वेश्चन में ओपिनियन का वर्ड यूज किया करता था, लेकिन अब ओपिनियन हो या रिपोर्ट हो आपने से रिपोर्ट ही समझना, रिपोर्ट ही पूछता है। डिफरेंट सिचुएशन होगी छोटी छोटी, और आपसे क्या पूछेगा, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। रिमेंबर एवरी सिचुएशन इज टू बी सॉल्व्ड सेपरेटली वेदर ऑल सिचुएशन रिलेट टू डिफरेंट क्लाइंट्स, हर सिचुएशन को आपने अलग अलग आंसर करना है। क्लियर, ये बात समझ आई है। अच्छा, इस कंसेप्ट को पहले मैं आपके साथ एग्जाम्पल के जरिए शेयर करता हूं, जरा आगे चलते हैं, आगे चल के केस स्टडी है। ठीक है, जैसे ये देखिए, अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक बड़ी केस स्टडी हो तो सिर्फ एक ही सिचुएशन भी होती है। ठीक है, जैसे ये इसने क्वेश्चन नंबर 1 में देखे, एक बड़ी केस स्टडी थी, उसने एक सिचुएशन पे पूछ लिया, क्या पूछ रहा है, इवेल्युएट नोटिस ऑन द ऑडिट ऑफ। फिर इसके बाद पूछ रहा है ये क्वेश्चन 2 देखें, 2 सिचुएशन दिए हैं ए और बी, क्या कह रहा है, ए कोई और कारसाज लिमिटेड है क्लाइंट, बी मलीर लिमिटेड है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, एनालाइज ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन एंड डिस्कस रिलेटेड रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है, इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट। हमारी रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट ही होती है, इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट। और 2 पॉसिबल, इन दोनों को इकट्ठा आंसर करना क्या अलग अलग, इसको अलग पेज पे, इसको अलग, इसमें जो कुछ हो रहा है उसका इफेक्ट इधर नहीं आएगा, इसमें जो कुछ हो रहा है उसका इफेक्ट इधर नहीं आएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। ये आगे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, इसको तो छोड़ें, ये तो इजी होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन 5, कितनी सिचुएशन है, 3, अलग अलग क्लाइंट है। ठीक है, वो पावर जनरेशन लिमिटेड है, ये वॉलमार्ट लिमिटेड है। रिक्वायरमेंट में देखिए कुछ इधर उधर की चीज को छोड़े, मेन चीज, क्योंकि रिक्वायरमेंट में बाजुकात वो प्रोसीजर भी पूछ लेता है या कुछ और। ब्रीफ इवैल्यूएट ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन एंड डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ईच मैटर ऑन ऑडिट रिपोर्ट। कह रहे हर एक का मुझे इंपैक्ट बताओ ऑडिट रिपोर्ट पे क्या होगा। देख रहे हैं, अब ये आगे देखते हैं, डिफरेंट सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 6 2 सिचुएशंस हैं, नीचे क्या कह रहा है, ऑडिट रिपोर्ट में इंपैक्ट बताओ। 7 3 सिचुएशन है, क्या कह रहा है, इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताओ। 8 में क्या कह रहा है, 2 सिचुएशन है, इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताओ। समझ रहे हैं, 9 इसी तरह आगे चलते जाइए, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, तो बताइए इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। आगे चलते जाए इसी तरह, कभी 2 3 4 5। तो केस स्टडी की शक्ल कैसी होगी, स्ट्रक्चर बताइए। अब उसने आपको ज्यादातर, कभी कभार इक्का दुक्का सिचुएशन भी देता है, लेकिन ज्यादातर 2-3 सिचुएशन देता है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता। क्लियर। अच्छा, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट से मुराद क्या है, कि सिर्फ हमने ओपिनियन पे इंपैक्ट बताना है, कि अगर ओपिनियन के अलावा रिपोर्ट के किसी और पैराग्राफ पे फर्क पड़ रहा है तो वो भी बताना है। फिर से बताइए, अहम क्वेश्चन है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट का मतलब क्या है। हमने सिर्फ ओपिनियन पे इंपैक्ट बताना है कि ओपिनियन क्वालिफाइड होगा, एडवर्स होगा, डिस्क्लेमर होगा, कि अगर ओपिनियन पैराग्राफ के अलावा किसी और रिपोर्ट के पैराग्राफ पे इफेक्ट पड़ रहा है उस सिचुएशन की वजह से, तो वो इंपैक्ट को भी बताना है।
याद रखें आपने कंप्लीट इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताना है। बास का स्टूडेंट क्या कहते हैं, कहते हैं सबसे अहम ओपिनियन पैराग्राफ है, बाकी पैराग्राफ इफेक्ट हो भी रहे हैं तो सबसे अहम हमने लिख दिया है, कहानी खत्म। ऐसी बात नहीं है। कंप्लीट आंसर आपका तभी बनेगा जब इफेक्ट भी कंप्लीट है। जैसे एक चीज अभी सुन लीजिए, जब कभी आप एग्जाम में लिखेंगे ना किसी भी सिचुएशन में कि ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, आपने साथ में ये लाइन जरूर लिखनी है, ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। क्वालिफाइड ओपिनियन हो, एडवर्स ओपिनियन हो या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो, जब कभी कोई सा भी ओपिनियन आएगा मॉडिफाइड, क्वालिफाइड हो, एडवर्स हो या डिस्क्लेमर हो, जब कभी कोई सा भी ओपिनियन आएगा, आपने लाइन नंबर 1 में लिखना है जहां पे ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो साथ ही अगली लाइन में क्या लिखना है, ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन, जो भी है मॉडिफाइड मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन से होती है ना, ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। एक पैराग्राफ का इनडायरेक्ट इंपैक्ट दूसरे पैराग्राफ पे आ सकता है, एक पैराग्राफ का इनडायरेक्ट इंपैक्ट आ सकता है। इसको लिख लीजिए, एक पैराग्राफ का इनडायरेक्ट इंपैक्ट दूसरे पैराग्राफ्स पे आ सकता है। हमने सॉल्यूशन में सारे लिखने हैं, हमने सॉल्यूशन में सारे लिखने। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मुझे बताइए, क्या आप किसी केस स्टडी को देख के और उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी है? खास तौर पे ये अंदाजा कहां से लगेगा, रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट में आपने देखा होगा इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट के अल्फाज लिखा करता है। अब आगे चलते हैं, सजेस्टेड अप्रोच टू सॉल्व। पहचान तो लिया हमने ये केस स्टडी ऑडिट रिपोर्ट की, इसको सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले इवैल्यूएट द सिचुएशन। इवैल्यूएट द सिचुएशन का मतलब क्या है कि आपने सिचुएशन को समझना है कि ये क्या है, क्या ये मिसस्टेटमेंट है, क्या ये स्कोप लिमिटेशन है, या ये कुछ और है। इवैल्यूएट द सिचुएशन का मतलब क्या है, डिस्कस द रेलेवेंट, आपने सिचुएशन को समझना है, ठीक है, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या ये मिसस्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है या कुछ और। और अगर मिसस्टेटमेंट हो तो आपने जो सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो गलत है उसको डिस्कस करना है, सही भी बताना ही होना चाहिए। क्या क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, ये मिसस्टेटमेंट है, क्लाइंट को डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी चाहिए। यानी मिसस्टेटमेंट को आपने अकाउंटिंग के साथ साबित करना है। डिस्कस द रेलिवेंट अकाउंटिंग, ऑडिट और लीगल कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस सिचुएशन। उस सिचुएशन के अंदर जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है, वो अकाउंटिंग का हो, वो ऑडिट का हो या लॉ का हो। अकाउंटिंग का हो तो अमूमी तौर पे मिसस्टेटमेंट होती है, ऑडिट का हो तो अमूमी तौर पे स्कोप लिमिटेशन होती है, और लॉ का हो तो अमूमी तौर पे वो जो 4 अदर कंसेप्ट हमने स्टडी किए थे ना, वो मसला उनसे रिलेट कर रहा है। तो आपने यही फैसला करना है कि जो हमारे सामने सिचुएशन आई है, ये मिसस्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है या कुछ और है। कुछ और का मतलब क्या है, मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन के अलावा कोई भी है, आपने उसको बताना है। सेकंड में यही कह रहा है, पहले में कह रहा है आपने तसल्ली से उस मसले को पढ़ लेना है, जो भी अकाउंटिंग ऑडिट या लीगल मसला है। सेकंड में कह रहा है जब आप उस मसले को पढ़ लें तो फिर आपने नतीजा निकालना है, क्या, कंक्लूड वेदर दिस सिचुएशन इज मिसस्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है या कुछ और। ये कुछ और क्या हो सकता है, कुछ और एम्फेसिस ऑफ मैटर हो सकता है, अदर मैटर हो सकता है, की ऑर्डर मैटर हो सकता है, गोइंग कंसर्न का इशू हो सकता है, एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ का इशू हो सकता है। ये कुछ और क्या हो सकता है, मिसस्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन या कुछ और, मतलब
एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर। मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन को तो हमने एग्जांपल के साथ पढ़ा हुआ है, बाकी की चीजों को एग्जांपल के साथ नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं उन पे एम्फसाइज नहीं करवा रहा। वो आपको हर लेक्चर के साथ, हर लेक्चर में एक एक कवर करते जाएंगे, उसकी एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो जैसे अप्रोच टू केस स्टडी में पहला काम क्या करना है, तसल्ली से केस को पढ़ लेना है। जो भी उसमें काउंटिंग का मसला है, ऑडिट का मसला है, जो भी मसला है उसको तसल्ली से पढ़ लिया। फिर इसके बाद डिसाइड करना है क्या कि मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, या कुछ और से मुराद एम्फिसिस मैटर है या अदर मैटर वाला है। या इसमें आपको इस डिसीजन करने में ना आपको काम आएगी लिस्ट, कौन सी लिस्ट में ये सिचुएशन गिवन थी। अगर वो सिचुएशन मिस स्टेटमेंट की लिस्ट में थी, आप जजमेंट लगाने के बजाय बेहतर ये होता है कि आप ये देख लें कि क्या मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा है तो किस लिस्ट में था। जजमेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, जजमेंट लगाने की कोशिश करते हैं, हालांकि जजमेंट वहां पे अप्लाई की जाती है जो सिचुएशन ऑडिटिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस ना हुई हो। ये बताया था ना जजमेंट का असूल, जो सिचुएशन डिस्कस हुई है वो जहां पे डिस्कस हुई है आपने वैसे काम करना है। अगर मैंने ये किसी जगह पे लिख दिया है कि क्लाइंट अगर इंटायर क्लास को रिवैल्यू नहीं करता तो ये मिस स्टेटमेंट है, लिख दिया आपने, पढ़ भी लिया। एग्जाम में अगर आया क्लाइंट ने 8 में से 3 प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन की है, तो क्या स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है कि कुछ और, कि जब उसे पता है ये मैंने मिस स्टेटमेंट की लिस्ट में पढ़ा हुआ है तो लिख दे ये मिस स्टेटमेंट। तो ये फैसला, सबसे पहला फैसला आपने क्या करना है ऑडिट बॉडी केस स्टडी में, ये डिसाइड करना है कि ये मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, या कुछ और से मुराद एम्फिसिस मैटर, अदर मैटर। और ये फैसला करने में आपको क्या चीज हेल्प करेगी, इसमें सक्सेस फैक्टर है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको लिस्ट पता हो, चाहे ज़बानी याद ना भी हो, लिस्ट 2-3 दफा पढ़ी हो ना, तो अगर उस तरह का केस सामने आ जाए तो पता चल जाता है कि ये हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था। ऐसे है ना, जैसे कोई बचपन का दोस्त हो, हमें उसका नाम, हमारे कितने दोस्त होंगे हमारे नाम हमें याद ही नहीं है, कि याद है नाम, लेकिन अगर वो सामने आ जाए तो क्या उसकी शक्ल से आप पहचान नहीं लेंगे, ये मेरे साथ इस स्कूल में पढ़ता था, ये मेरे साथ इस कॉलेज में पढ़ता था। पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे, ज्यादातर पहचान लेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि जो स्कूल में पढ़ता था आप सोच रहे हो ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, और कॉलेज वाला कहे स्कूल में पढ़ता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्कूल में पढ़ता था याद आ जाए तो क्या याद आना चाहिए, और ये नेचुरल होता है। याद रखें, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं हमारे जहन से स्किप हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो सामने से नजर से गुजरती है, एक सेकंड के लिए भी वो रिफ्रेश हो जाता है, मेमोरी ताजा हो जाती है। लिस्ट जब आप पढ़ रहे होंगे ना, उसमें भी इसी तरह होगा। कोई भी लिस्ट आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, याद होगी भी, लेकिन अगर याद नहीं भी होती ना तो स्टिल आपने 2-3 दफा पढ़ ली, तो जब केस स्टडी में वो सामने आएगी ना, नजर से गुजरेगी केस स्टडी, आपको पता चल जाएगा ये वाली सिचुएशन तो मैंने मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल में पढ़ी थी, ये वाली सिचुएशन तो मैंने स्कोप लिमिटेशन में पढ़ी थी। वो कहेगा ज़कात क्लाइंट ने डिडक्ट नहीं की, तो बताइए ज़कात मिस स्टेटमेंट वाली में पढ़ी थी कि स्कोप लिमिटेशन वाली में? ज़कात तो लीगल रिक्वायरमेंट में पढ़ी थी भाई, ऐसे ना करें। ज़कात अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में नहीं पढ़ी थी, ऐसे ना करें। एक किताब मैंने पढ़ी, उसमें कहता है जब लोग आपको 2 ऑप्शन देते हैं ना, तो हमेशा तीसरी ऑप्शन भी मौजूद होती है, लेकिन ऑप्शन देने वाला नहीं चाहता कि आप तीसरी ऑप्शन के बारे में सोचें। तो मैं जब आपको 2 ऑप्शन दिया करूँ ना, हमेशा आपने सोचना है कोई तीसरी ऑप्शन भी है। ठीक है, चलें बहरहाल आगे चलते हैं। पहला, लिस्ट किधर है? शाबाश, किसकी लिस्ट? मिस स्टेटमेंट की लिस्ट। कल पढ़ी नहीं थी, वो सरकारी थी, गैर सरकारी लिस्ट चाहिए। अगर मैं आपको लिस्ट दे दूं गैर सरकारी मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट, तो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पक्की बात है। चलिए ये देख लीजिए, ये नेक्स्ट, ये अपेंडिक्स 1 है। अपेंडिक्स 2 देखिए क्या है, लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड मिस स्टेटमेंट। ये सारी मिस स्टेटमेंट है, ये भी मिस स्टेटमेंट है, ये भी मिस स्टेटमेंट है, ये भी मिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये 2 मिस स्टेटमेंट है। ये अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर काउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट में फर्क क्या है?
तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टीमेट में फ़र्क बताया हुआ है, क्योंकि अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा एस्टीमेट्स और अकाउंटिंग पॉलिसी फ़र्क होती है। हालांकि यहाँ पे ऑडिट में सिर्फ इतना बताना होता है अकाउंटिंग पॉलिसी ज़्यादा अहम है, एस्टीमेट्स कम अहम है। इतना को कंसेप्ट अकाउंटिंग का चाहिए, कोई रॉकेट साइंस है इसमें, लेकिन फिर भी बच्चे पूछे सर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, एस्टीमेट क्या होता है। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने FR1 नहीं पढ़ी, FR1 में बता देते हैं ना ये, लेकिन कुछ स्टूडेंट जिन्होंने FR1 नहीं पढ़ी होती वो क्या पूछते हैं, सर अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग एस्टीमेट में क्या। तो मुझे बताइए अगर अकाउंटिंग FR1 का कोई कंसेप्ट है तो ऑडिट में जो बच्चा बैठा मैं अज्यूम करूं कि वो पढ़ के आया है, नहीं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने FR1 नहीं पढ़ी हुई, तो उनके लिए वो कंसेप्ट बताने होते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग मिस स्टेटमेंट ऊपर ही है, दो ऊपर। ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट्स में डिफरेंस। नहीं, अभी इसके बारे में डिटेल में आपने लिस्ट पूछा, मैंने लिस्ट बता दी, ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट को अभी मैंने समझाना नहीं है, इसको मैंने समझाना है जब केस स्टडीज आएंगी, ठीक है। मिस स्टेटमेंट की लिस्ट हो गई। स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट किधर है, स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट जो सरकारी वाली है ना, वो अच्छी लिस्ट है। आई कैप की हर चीज बुरी नहीं है, आप आई कैप को इतना बुरा ना समझे, वो बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट है, वो जाहिर है उसके मुताबिक आके टेस्टिंग करता है। उसमें कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन ज्यादातर चीजें ठीक। हाँ आप तो जो आई कैप की स्कोप लिमिटेशन वाली लिस्ट है ना, वो अच्छी लिस्ट है, उसको आपने याद करना है। मिस स्टेटमेंट यहां से याद कर लीजिए। दो लिस्ट हो गई, मैंने आपको ना एक एक एलिमेंट की लिस्ट देनी है, मिस स्टेटमेंट की भी, स्कोप लिमिटेशन की भी, एम्फसिस ऑफ मैटर की भी, अदर मैटर की भी, की ऑर्डर मैटर की भी, गोइंग कंसर्न की भी, और एडिशनल ओपिनियंस की भी। और याद रखें आपने ये नहीं समझना कि ये क्या टेंशन है सर दे रहे हैं, ये टेंशन आपको एग्जाम में गलती करने से बचाएगी। क्योंकि अगर आपने लिस्ट याद की होगी, आपके लिए ये फैसला करना कि ये केस स्टडी जो उसने क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है ये मैंने किधर पढ़ी थी, आसान हो जाएगा। वरना आपको खुद से सोचना पड़ेगा, जजमेंट लगानी पड़ेगी, और आपको पता है जजमेंट में भी फॉल्टी, जजमेंट में भी फॉल्टी। इसीलिए जो लिस्ट है ना, इसको ध्यान से पढ़ा करें, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 3 लिस्ट दे दी है, क्वेश्चन बता सकता है कौन कौन सी लिस्ट दी है मैंने। मिस स्टेटमेंट की लिस्ट अपेंडिक्स 2 में, स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट वॉल्यूम 1 में आई कैप वाली, और एस्टीमेट पॉलिसी तो एडिशनल कंसेप्ट था। और तीसरी लिस्ट कौन सी है, लीगल, इनमें से एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ की। लीगल ओपिनियन भी याद है ना 4, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ज़कात, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर इनकम, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉन अप इन कन्फर्मिटी वाली। तो ये 3 लिस्ट आपने बार बार पढ़नी है, याद करने को नहीं कह रहा, लेकिन बार बार पढ़नी है, ताकि एग्जाम में कभी मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन या एडिशनल ओपिनियन का कोई केस आए आप पहचान ले। क्लियर जी। तो स्टेप नंबर 1 में बताइए क्या करना है हमने। इवैल्यूएट सिचुएशन को इवैल्यूएट करने से मुराद क्या है, केस स्टडी को पढ़ के पहचानना है क्या कि ये मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, या कोई और से क्या मुराद है। बिल्कुल ठीक। इसकी लिस्ट आपको जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे देता जाऊंगा मैं, आपने लिस्ट को बार बार पढ़ना है। ब्रेनस्केप के भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी उधर प्रैक्टिस होती रहे, उधर प्रैक्टिस होगी तो 20 आपका छप जाएगा इंशाल्लाह। डन। स्टेप नंबर 2 पे आइए। स्टेप नंबर 2 है डिटरमिन मटीरियलिटी इफ देयर इज मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन। याद रखें मटीरियलिटी का कंसेप्ट दुनिया में मिस स्टेटमेंट के लिए बना है, स्कोप लिमिटेशन के लिए बना है। बाकी के जो इश्यूज हैं उन पे मटीरियलिटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। जैसे एम्फसिस मैटर है, अदर मैटर का केस है ना, तो वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा फर्क नहीं पड़ता, उसमें मटीरियलिटी यूज करते हैं सिर्फ मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन में। रो भी आपको पता है इसलिए क्योंकि ओपिनियन जो इफेक्ट होता है ना, ओपिनियन वो मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन से होता है। तो अगर तो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो आपने क्या डिसाइड करना है, मटीरियलिटी लेवल, कि वो इमटेरियल है, मटीरियल है या परवेसिव।
स्टेप नंबर 1 में डिसाइड किया मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है कि कुछ और। स्टेप नंबर 2 में डिसाइड किया अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो मटेरियलिटी लेवल क्या, ताकि पता चले मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन इमटेरियल है, मटेरियल है कि परवेसिव है। अब ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं सिचुएशंस। मैं सिर्फ रिवीजन के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, अगर केस स्टडी के अंदर उसने मटेरियलिटी की अमाउंट खुद से दी हुई है और साथ में प्रॉफिट भी दे दिया है, जो उन्होंने दिया वही रीचेक ना कर ले कि उसने सही दिया। ओके शाबाश। दूसरा सवाल, अगर उसने अमाउंट नहीं दी, प्रॉफिट दिया है लेकिन साथ बता दिया 10% ऑफ प्रॉफिट मटेरियलिटी लेवल होगी इस ऑडिट में, 10% ही होगा। तो 10% ज्यादा ऑथेंटिक है कि जो टीचर ने क्लास में बताई है 5%? 10%। क्लियर। तीसरी सिचुएशन, उसने प्रॉफिट बता दिया है बिफोर टैक्स लेकिन परसेंटेज कोई नहीं बताई और कुछ चीज नहीं बताई, तो मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5% ऑफ प्रॉफिट। अरे अच्छा, अगर उसने प्रॉफिट भी बताया और साथ में एक और बेंचमार्क, एक और फिगर भी बता दिया, टोटल एसेट्स, प्रॉफिट का यूज करेंगे और क्या कर लेंगे, कितने परसेंट? 5%। ठीक है, समझ आ गया। इफ मटेरियलिटी इज गिवन, यूज दैट, नो नीड टू रिकैलकुलेट, जो दिया है वो यूज करें। अगर प्रॉफिट या अदर बेंचमार्क दिया है तो हमने प्रेफर करना है प्रॉफिट को। ठीक है, कैसे कैलकुलेट? हाँ, अगर प्रॉफिट ही नहीं दिया, सिर्फ टोटल एसेट्स दिया है, उसी को बेंच, लेकिन अब परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी, सॉरी कम करनी पड़ेगी। कम करके कितनी ले आनी है? 1%। क्योंकि देखिए इक्वलाइज करना, नॉर्मलाइज करना है ना। प्रॉफिट का 5% है, अगर टोटल प्रॉफिट नहीं दिया, टोटल एसेट दिए हैं, उसका 5% लेंगे ना, तो वो दोनों इक्वलाइज नहीं होगी, क्योंकि टोटल एसेट या रेवेन्यू का 5% प्रॉफिट के 5% से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए अगर बेंचमार्क प्रॉफिट है, सूटेबल परसेंटेज विल बी 5%। अगर बेंचमार्क टोटल रेवेन्यू या एसेट है, सूटेबल परसेंटेज विल बी 1%। कम ज्यादा हो सकती है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है 0.5 कर ले, किसी में हो सकता है 3 कर ले, लेकिन आपने 1% रूल ऑफ थंब लगाना। ठीक है, समझ आई? फिर से मटेरियलिटी लेवल खुद दे दिया है, मटेरियलिटी लेवल नहीं दिया, प्रॉफिट दिया, साथ में परसेंटेज दे दी 10%, परसेंटेज यूज करेंगे। ना अमाउंट दी ना परसेंटेज दी, सिर्फ प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट भी दिया, टोटल एसेट्स भी दिए, प्रॉफिट नहीं दिया, सिर्फ टोटल एसेट दिए। बेहतरीन, हो गए थे यार आप, हो गए थे। शाबाश, आगे चलते हैं। और ना प्रॉफिट दिया ना लॉस, लॉस का मतलब प्रॉफिट नहीं दिया, लॉस दिया मतलब प्रॉफिट नहीं दिया। ना प्रॉफिट दिया ना टोटल एसेट्स दिए, सिर्फ प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट का 5%, सिर्फ टोटल एसेट्स दिए, टोटल एसेट का 1%, प्रॉफिट और टोटल एसेट्स दोनों दिए, प्रॉफिट का 5%, दोनों ही नहीं दिए। दोनों को डिस्कस करेंगे। इफ मटेरियल तो ये करना है, इफ परवेसिव तो ये करना है। असूल समझ रहे हैं? ये डिफरेंट सिचुएशन आपको थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही होगी, लेकिन हमने सारी के स्टडी को सामने रख के उनकी समरी बना ली कि आई के आपके मैक्सिमम दाव पेज ये हैं। वैसे तो आप हर क्वेश्चन के साथ जब अलहदा से रेसलिंग करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा ये उसने ये दाव खेला है, इस क्वेश्चन में ये दाव खेला है। लेकिन अगर लड़ाई करने से पहले ही आपको दाव पेज सिखा के भेज दिया जाए, ट्रेनिंग मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उधर जाके बच तो जाएंगे ना। तो थोड़ा सा कंसेप्ट शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह इससे केस स्टडी आपकी तसल्ली से ये निकलती जाएगी, ठक 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 इंशाल्लाह। अच्छा, अगर अब मुश्किल वाली बात कर रहे हैं डिस्कस, अगर एक केस स्टडी के अंदर 2 मिस स्टेटमेंट्स आ जाए, ओए परवेसिव, आपने देखना है अमाउंट्स दी हैं कि नहीं। अगर तो 2 मिस स्टेटमेंट्स हैं, उनकी अमाउंट्स दी हुई हैं, फैसला अमाउंट की बेस पे होगा, उनको ऐड करके देखो। 5% से कम है इमटेरियल, 5% से ज्यादा है मटेरियल, 50% से ज्यादा है परवेसिव। अगर अमाउंट दी हुई है तो फैसला किस बेस पे होगा?
मिस स्टेटमेंट चाहे 10 क्यों ना हो, अमाउंट्स दी हुई है ना, फैसला अमाउंट की बेस पे होगा ऐड करके कि इफेक्ट क्या है। और अगर अमाउंट नहीं दी हुई तो फिर मल्टीपल यानी प्लूरल मिस स्टेटमेंट्स हैं तो इफेक्ट परवेसिव होगा। सिंगुलर मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल भी हो सकता है, वैसे ये बताया था ना कल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सिर्फ फिक्स एसेट 80% ऑफ टोटल एसेट से ज्यादा हो सकता है। बाज़ औक़ात होता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है, उसमें अगर सिर्फ फिक्स एसेट पे ही स्कोप लिमिटेशन लगा दी जाए तो भाई वो केला एसेट ही 50% से ज्यादा है, केले एरिया में भी परवेसिव हो सकती है। ठीक है जी। और अगर कोई मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है, ये मैंने आपको कल कटवा दिया था, ये बाद में करेंगे कि अगर इमटेरियल हो तो क्या करना है। ये समझ आ गया? फिर से रिपोर्ट की केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, बताना है मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है या कुछ और। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हाँ मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करके देखना है कि इफेक्ट इमटेरियल है, मटेरियल है कि परवेसिव है। मटेरियलिटी की मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटीज है मैंने कोशिश की आपके सामने रख दूं। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, डिटरमिन इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। अब इसमें वही कंसेप्ट आपका यूज होगा, इफेक्ट मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है तो क्या होगा, क्वालिफाइड। मिस स्टेटमेंट इफेक्ट परवेसिव है, एडवर्स। स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल है, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव है। असाइनमेंट भी नहीं कही भाई, ये कल याद भी नहीं करके है ना, कल ऑडिट ना पढ़ा, बता तो रहा हूं, ऑडिट के बता रहे हैं सर, वो सिर्फ ये बताएं कल पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सब बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपको। कल मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखा, मसले की तरफ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे पता है इबादत करता रहा भाई इंशाअल्लाह। तो अच्छा, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। अच्छा लेकिन आगे देखिए अजीब बात कह रहे हैं, इम्पैक्ट ऑन, आपने बता दिया ओपिनियन, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे अदर पैराग्राफ पे इफेक्ट आ रहा है वो भी बताना है। ये चीज मैंने आपको भी बार बार याद करवाई है। स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन लिख के आ जाते हैं, हालांकि बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन भी लिखना था, या सिर्फ बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन लिख के आ जाते हैं, हालांकि कुछ और इफेक्ट भी आना था, वो आगे पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। तो याद रखें, जब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछेगा ना तो आपने सिर्फ इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन नहीं बताना, बाकी भी कि पूरे पैराग्राफ में जो जो इफेक्ट आ रहा है वो पता। तो आपको क्या रिपोर्ट में जितने पैराग्राफ है उनके नाम पता है, नाम क्या रिपोर्ट में कोई पैराग्राफ होता है अदर मैटर पैराग्राफ, एमसो मैटर पैराग्राफ होता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ होता है, की ऑर्डर मैटर होता है। शाबाश शाबाश, तसल्ली हो गई मुझे। ठीक है जी भाई, ये बात समझ आ गई। अच्छा एंड पे कह रहा है एक दो चीजें और भाई सुन लो, एक दो चीजें और सुन लो, एग्जाम में शायद काम आ जाए। वैसे तो अप्रोच सीख लिया आपने, इस अप्रोच के मुताबिक अब हम आइंदा जो भी केस स्टडी करेंगे इसी अप्रोच के मुताबिक। कह रहा है स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 है ना, 3 स्टेप है ना टोटल। स्टेप नंबर 1 और 2 को बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर। अगर केस स्टडी में वो अल्फाज यूज करे, इवेल्युएट द सिचुएशन, इसका मतलब क्या है, बताओ मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है कि कुछ और। अगर केस स्टडी में रिक्वायरमेंट में क्या पूछे, आपने नोट किया है कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको सरसरी तौर पे पढ़ाया है ना, उसमें एक दो क्वेश्चन में ये भी था इवेल्युएट द सिचुएशन, मैंने आपसे कहा था उसको भी रहने देना पड़े। तो इवेल्युएट द सिचुएशन का मतलब क्या है, तब मिस। अच्छा, और मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर का मतलब क्या है, कि स्टेप 1 और 2 दोनों बताओ, 1 और 2 इवेल्युएट द सिचुएशन, स्टेप नंबर 1 बताओ, मैटर टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर, स्टेप नंबर 1 और 2 दोनों बताओ। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इन सम क्वेश्चंस एग्जामिनर में आस्क यू टू डिस्क्राइब हाउ वुड यू डील विद दिस सिचुएशन।
अभी तक आपने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी उनमें यही था, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। लेकिन जो पहले वाला सवाल था ना गालिबन, उसमें यह था हाउ वुड यू डील विद सिचुएशन, याद है? मैं देखते हैं कभी कभार ऐसे पूछ लेता है, लेकिन पूछ लेता है। अभी देख लेते हैं। इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट, अच्छा ये नहीं है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट। हाउ इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, देखते हैं शायद कोई आ जाए। ये आगे चल के चैप्टर्स में आएंगे। हाउ वुड यू डील, यहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन आगे चल के कभी कभी आएगा। हाउ वुड यू डील, देख लूंगा, देखने में क्या हर्ज है, टाइम है हमारे पास। हाँ ये उससे मिलती जुलती बात है। What should be auditor do in this situation? What should auditor do in this? ये से मिलती जुलती बात है auditor course of action। या what? How would auditor deal? Obligation on report है। नहीं बस ठीक है, वो मेरा इस चैप्टर में नहीं है। चलिए वापस आ जाते हैं। तो अगर कभी आपसे ये पूछे 34 है, हाँ शाबाश, 34 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन हाउ वुड यू डील विद द अबव मैटर्स। तो ये भी रिक्वायरमेंट का हिस्सा होती है। तो इसमें फिर आपने क्या करना है? इन सच क्वेश्चन हाउ वुड यू डील मींस ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन, और ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन मींस कि ऑडिटर ने जो भी उसने भागदौड़ करनी है रिपोर्ट से बाहर, वो भी लिखनी है, वो भी लिखनी है। यानी इसको हम यूं बोलते हैं, ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू प्रोसीजर, ऑडिटर प्रोसीजर प्लस इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, ऑडिटर प्रोसीजर प्लस इंपैक्ट। ये अल्फाज या फ्रेज इसलिए आपको बार बार पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पता हो रिक्वायरमेंट पढ़ के वो क्या पूछ रहा है, लिखना क्या है। इन अल्फाज से स्कोप ऑफ क्वेश्चन डिसाइड होता है कि हमने क्या लिखना है। ऐसा ना हो कम पूछ रहा हो ज्यादा लिख रहे, ज्यादा पूछ रहा हो कम लिख रहे। ये हर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस में मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि अल्फाज क्या है, इनका मतलब क्या है, लेकिन खुद भी आपको पढ़ना चाहिए। क्लियर? फिर से मुझे बताइए समरी। अगर वो पूछता है क्वेश्चन इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, स्टेप नंबर 1 क्या करना है? इवैल्यूएट सिचुएशन, मिस स्टेटमेंट स्कोप को छोड़। स्टेप नंबर 2 मटेरियलिटी। स्टेप नंबर 3 इंपैक्ट ऑन ओपिनियन, और इंपैक्ट ऑन ओपिनियन के साथ जो दूसरे पैराग्राफ पे इंपैक्ट आ रहा है वो भी बताना है। कभी कभार रिक्वायरमेंट में कहता है कोर्स ऑफ एक्शन बताओ या हाउ वुड यू डील विद सिचुएशन। इसका मतलब क्या है कि रिपोर्ट में जो चीजें हैं वो तो बता ही रहे हो, ऑडिट प्रोसीजर भी बताओ रिपोर्ट के अलावा जो ऑडिटर ने भागदौड़ करनी है, डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना है, मैनेजमेंट को करना है, वगैरह वगैरह। तो वो जो भागदौड़ करनी है वो भी बताओ। क्लियर? चलिए अब ये अप्रोच हमने सीख ली, इसको घर जाके भी आपने पढ़ लेना है, अपेंडिक्स 1 को भी और अपेंडिक्स 2 को भी। ये आपकी होम असाइनमेंट है। 3 को नहीं पढ़ना क्योंकि आपको पता है वो अलग टाइप की है, वो बाद में कभी भी देखेंगे। अब हम क्वेश्चंस को करते हैं और इसमें जो केस स्टडीज हम करेंगे ना, कोशिश करेंगे इसी अप्रोच के मुताबिक करें ताकि ये अप्रोच हमारी पक्की हो जाए। क्वेश्चन 5, auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence in order to be able to form an audit opinion. Required, identify the situation which restrict the auditor's ability to obtain sufficient appropriate audit evidence. Restrict auditor's ability to obtain sufficient appropriate audit evidence, इसका मतलब क्या है? Scope limitation। कहता है मुझे सिचुएशन बताओ और गिव 2 एग्जांपल फॉर ईच सिचुएशन। कितनी सिचुएशन है? हर सिचुएशन की कितनी एग्जांपल? 2 लिख लेंगे। आगे चलते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म परवेसिव इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ये भी पहला भी रिप्रोडक्शन था, ये भी रिप्रोडक्शन। याद कितने स्टूडेंट्स को याद है परवेसिव की डेफिनेशन? बाकी भी याद कर ले जल्दी।
जी नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है जी, कह रहे आइडेंटिफाई विद जस्टिफिकेशन हाउ द फॉलोइंग आइटम्स वुड इफेक्ट ऑडिटर्स ओपिनियन। हमने ओपिनियन पे इफेक्ट बताना है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम डायरेक्ट बता देंगे ये क्वालिफाइड ओपिनियन है? स्टेप्स फॉलो करने हैं ना। शाबाश। The auditor have not been able to physically verify the inventory. The inventory constitutes a material portion of the current asset of the company. Auditors have not been able to physically verify. सबसे पहले कौन सा मसला है? मिसस्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन या कुछ और? अच्छा, अब जरा सुनिए, अब देखिए बेसिक अप्रोच बता दिया, आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन करूंगा। क्या मुझे क्वेश्चन में ये लिखना चाहिए दिस इज स्कोप लिमिटेशन, या ये लिखना चाहिए दिस इज स्कोप लिमिटेशन इफ ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव प्रोसीजर? क्या बेहतर है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने अल्टरनेटिव प्रोसीजर का जिक्र नहीं किया, तो बेहतर है मुझे सॉल्यूशन में जिक्र कर देना चाहिए कि अगर अल्टरनेटिव, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह देता ना कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला, तो मैं सॉल्यूशन में सीधा कहता स्कोप लिमिटेशन। समझ रहे हैं? स्कोप लिमिटेशन होगी, पहला डिसीजन हमारा करेक्ट। दूसरा, इफेक्ट क्या है? सबसे अहम लफ्ज क्या है इसमें? उसने खुद से बता दिया, इंडिकेशन दे दी, क्या मटेरियल है। इफेक्ट मटेरियल खुद से बता दिया, हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। इंपैक्ट रिपोर्ट क्या होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन क्या सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन लिख देना चाहिए कि कुछ और लाइन भी लिखनी चाहिए? कुछ और लाइन कौन से लिखनी चाहिए? ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। बोले क्या लिखना चाहिए? बेहतर, बेहतर है, लाजमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन बेहतर, आप आदत बना ले, आप आदत बना ले अपनी। ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट इन Auditor shall also explain nature of scope limitation in basis for qualified opinion section. शाबाश। किसने गलती निकाली थी मेरी सबसे पहले? शाबाश। शर्म नहीं आती बड़ों की गलती निकालती? नहीं अच्छी नहीं है, शाबाश, अप्रिशिएटेड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये स्कोप लिमिटेशन का केस है। Auditor shall also explain nature of scope limitation in basis for qualified opinion section। भाई पहले वाला केस क्लियर हो गया, इसको टिक लगा दे, इसके साथ लिख दे यस आई हैव सॉल्व्ड फर्स्ट केस स्टडी ऑफ ऑडिटिंग। लिख ले आई हैव सॉल्व्ड फर्स्ट केस स्टडी ऑफ ऑडिटिंग। जी नेचर का मतलब क्या? मसला बताना है, किस मसले की वजह से। यानी क्वालिफाइड ओपिनियन में तो हम सिर्फ ये बताएंगे ना, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंटरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बताएंगे हुआ क्या हुआ था जिसकी वजह से चेकिंग नहीं कर सके। ठीक है? वैसे स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे जब छुट्टी करते थे, तो उसमें क्या सिर्फ ये लिखते थे आई एम अनएबल टू कम टू स्कूल, रीजन नहीं पता, आई एम इल देयरफॉर आई कैन। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट के अंदर शेयर होल्डर को सिर्फ ये बता दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेंट्री के अलावा ठीक है, कि इन्वेंट्री में गड़बड़ है, बाकी ठीक है। ये बता कि इन्वेंट्री में गड़बड़ क्या, वो भी बताएं। क्या पूरी कैलकुलेशन बताएंगे इनको? यस, पूरी कैलकुलेशन बताएंगे इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। अगर पॉसिबल प्रैक्टिकेबल है तो पूरी कैलकुलेशन बताएंगे, बिल्कुल उन्होंने कहा हुआ है। खास तौर पर कहा मिस स्टेटमेंट में तो जरूर बताओ, मिस स्टेटमेंट में तो की ऑडिट मैटर वाला छोड़ दे, उसको अभी नहीं करना, वो तो अभी मैं पढ़ूंगा। की ऑडिट मैटर तो बहुत एडवांस है, इतना एडवांस नहीं जाना। अभी तक की बातें समझ आ रही हैं तो ये भी बड़ी एडवांस है, अगर अभी तक की समझ आ गई, इससे आगे नहीं जाना। अभी की ऑडिट मैटर आता है, लेकिन वो अभी मैंने आपको नहीं बताना, ये भी समझ आ गया, बहुत है मेरे लिए। बी द कंपनी हैज डिटरमाइंड द यूजफुल लाइफ ऑफ व्हीकल्स टू बी 10 years ओवर विच दे आर डेप्रिसिएटेड। द ऑडिटर बिलीव दिस यूजफुल लाइफ इज नॉट जस्टिफाइड। हाँ शाबाश, ये मिस स्टेटमेंट पहुंच गया ना। पहला डिसीजन क्या करना है? स्टेप नंबर 1 मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन कुछ और। दूसरा डिसीजन क्या उसने बताया? प्रॉफिट या कोई बेंचमार्क दिया है?
क्या खुद से बताया कि मटेरियल है कि परवेसिव है? खुद से भी नहीं बताया, प्रॉफिट या बेंचमार्क भी नहीं दिया। क्या करें? इफ। अब सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। पहला मैंने लिखा कि यूजफुल लाइफ इज नॉट एप्रोप्रिएट, देयरफॉर दिस इज मिसस्टेटमेंट। फिर दूसरा, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ब्रैकेट में इफ इफेक्ट इज मटेरियल, फिर आगे लिखूंगा और एडवर्स ओपिनियन ब्रैकेट में इफ इफेक्ट इज परवेसिव। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ब्रैकेट इफ इफेक्ट इज मटेरियल, और एडवर्स ओपिनियन ब्रैकेट में इफ इफेक्ट इज परवेसिव। अगली लाइन कौन बताएगा? एक मिनट, ये मेरा भाई मेरे को बताएगा अगली लाइन। बता मेरा भाई। चलो पिछली लाइन बता दो, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया? शाबाश। अगली लाइन है ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। बेहतरीन, बेसिस वाली बात भाई समझ आ गई। यहां पे अहम चीज नोट कीजिए कि हमने इफ मटेरियल इफ परवेसिव दो चीजें डिस्कस की हैं ना। क्यों डिस्कस की हैं दो? मटेरियलिटी लेवल गिवन ही नहीं था। अब आपको आई कैप का एक कल्पना एग्जामिनर कमेंट्स में ये एक दो अटेम्प्ट्स पहले ही क्या एतराज किया उसने, बताऊं? उसने कहा स्टूडेंट ने लिख दिया इफ मटेरियल भी बता दिया, इफ परवेसिव भी बता दिया। हालांकि क्वेश्चन के अंदर मैंने प्रॉफिट दिया हुआ था। बताइए ये कैसे गलती है? प्रॉफिट दिया हुआ तो कैलकुलेट करो, प्रॉफिट दिया हुआ तो जजमेंट क्यों लगा रहे हो? कैलकुलेट करके बताओ। मटेरियल मटेरियल भाई प्रॉफिट दिया हुआ तो उधर से डिसीजन होगा, जजमेंट थोड़ी अप्लाई करनी है। और ये एग्जामिनर कमेंट्स में है, किसी केस स्टडी में पढ़ेंगे आप एग्जामिनर कमेंट्स, तो उसमें ये लिखा होगा कि मैंने प्रॉफिट दिया था, स्टूडेंट फिर भी इफ करता रहा। तो ये इफ कब करना है? जैसे इस क्वेश्चन में करना, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने अल्टरनेटिव प्रोसीजर का जिक्र क्यों नहीं किया? ये मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन थोड़ा ही है। ये ध्यान में रखना है चीजें, मैं ना रिफाइन कर रहा हूं आपकी सोच ताकि उधर उधर ही जाए, आपको पता हो ये चीज इधर आनी, ये चीज इधर आनी। आगे चलते हैं। सी 3% ऑफ टोटल परचेजेस आर ऑथोराइज्ड बाय परचेज ऑफिसर रेदर देन परचेज मैनेजर। परचेज ऑफिसर कौन होता है? मुझे नहीं पता। परचेज मैनेजर कौन होता है? ये भी नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि कंपनी की जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा। और ऑथराइजेशन अगर आपको याद हो ना, तो मैंने इंटरनल कंट्रोल की एग्जांपल्स में 2-3 एग्जांपल्स आपको बताई हैं। उनमें सबसे ज्यादा एग्जांपल जो मैं आपको बताता हूं वो ऑथराइजेशन या अप्रूवल की एग्जांपल। तो ये बताइए मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है कि कुछ और? कुछ और में क्या है? वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। इसमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? अनमोडिफाइड ओपिनियन। क्यों? अब ये मैं एडिशनल बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में सिर्फ अनमोडिफाइड ओपिनियन लिखना कंप्लीट। रीजन बता रहा हूं क्योंकि हम इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम मैनेजमेंट को लेटर के जरिए कम्युनिकेट करते। मुझे नहीं पता किसको अप्रूवल दे, कंपनी के सिस्टम पे डिपेंड करता है। छोटी कंपनी हो ना तो 10,000 की अप्रूवल भी सीएफओ करता है। और एक कंपनी ऐसी भी थी उसमें 250 मिलियन की एडजस्टमेंट थी और हमने कहा इमटेरियल। ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है ना कंपनी का मटेरियलिटी लेवल, उसका प्रॉफिट भी डिपेंड, प्रॉफिट ज्यादा होगा मटेरियलिटी लेवल ज्यादा होगा। तो इसी तरह मुझे हर कंपनी का मटेरियलिटी लेवल डिफरेंट होता है, हर कंपनी का सिस्टम दूसरे से डिफरेंट होता है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि एक्चुअली सिस्टम जो है आइडियल क्या इस कंपनी के लिए था, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो होना चाहिए था ना वो नहीं। पॉलिसी के मुताबिक परचेज मैनेजर को अप्रूवल देनी चाहिए थी, परचेज ऑफिसर ने दी। सीएफओ दे सकता है कि नहीं इस केस में मुझे नहीं पता, ये कंपनी का सिस्टम है। अगर सिस्टम में लिखा हुआ है कि परचेज मैनेजर छुट्टी पे हो तो सीएफओ अप्रूवल देगा, तो फिर सीएफओ देगा। गिवन केस में ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है, एग्रीड। अब ये है आपका टेस्ट केस।
अगर आपने ये जवाब दे दिया तो फिर इसका मतलब है ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी आपने सीख ली के इसके बाद सिर्फ समझ लो उसमें ऐड ऑन होनी है कुछ चीजें, बेसिक फॉर्मेट आपने सीख लिया। स्टार्ट करें। The company is not complying with provision of IS to inventory for valuation of inventory. Misstatement? The company has misclassified capital expenditure on account of machinery as revenue expenditure. Misstatement. Company has not disclosed one of its long-term loan in the financial statement. Misstatement. तो बताइए पहला misstatement है, स्कोप लिमिटेशन या कुछ और? दूसरी चीज इफेक्ट क्या है? अमाउंट। अच्छा मेरा क्या कहना है, अमाउंट नहीं गिवन ना तो मैं इफ मटेरियल इफ परवेसिव करूंगा। हाँ, ये मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स है, मल्टीपल एरियाज आ गए, ये ऑटोमेटिकली परवेसिव है, ये परवेसिव है जी। और आप मुझे बताइए इसमें इम्पैक्ट क्या होगा, लाइन बतानी है मुझे। मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, पूरा सेंटेंस। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश। अब बस मैं तो बस कर दूंगा, ऐसा है क्या? आगे क्या आएगा? ऐसे नहीं पूरा। ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा। इन बेसिस फॉर ओपिनियन, इन बेसिस फॉर मिस स्टेटमेंट पैराग्राफ। बस दोबारा से बोले, ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। भाई एडवर्स ओपिनियन दिया है तो नीचे बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन आएगा, ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है नीचे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, ऊपर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है नीचे बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा, ऊपर अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया है नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन आएगा। बस बेसिस फॉर अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं आएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड ये चाहता है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले ना। तो अगर ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो बताइए नीचे बेसिस किसकी हो? क्वालिफाइड ओपिनियन की होगी, क्वालिफाइड ओपिनियन की होगी। सीफैब लेवल की एक आपको एरर बताऊं, उसने रिपोर्ट दी, उसने कहा गलतियां निकाल लो। ऊपर ओपिनियन में उसने लिखा एडवर्स ओपिनियन और नीचे लिख दिया बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। क्या गलती थी? एडवर्स, ऊपर एडवर्स है तो नीचे बेसिस फॉर एडवर्स दो ना। समझ रहे हैं? ये वैसे बताया आपको एग्जांपल। भैया ये क्लियर हो गया? जी चलिए आगे चलते हैं। अगेन पे छोटी सी केस स्टडी है लेकिन ये आपको अप्रोच डेवलप कर रही है। The auditors of Porters Limited had a disagreement with the management on application of certain accounting policies. The audit adjustments suggested by the auditors in this respect were refused by the management. Describe with reason the possible modification in the audit report of company. Step number 1, misstatement है, scope limitation है कि कुछ और? misstatement है, काउंटिंग पॉलिसी ठीक नहीं ना लगी, एडजस्टमेंट भी करेक्ट नहीं, misstatement। इफेक्ट इफ करके बताएंगे। अब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, क्योंकि प्रॉफिट ने दिया हुआ इसलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे। इम्पैक्ट ऑन ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ब्रैकेट में इफ इफेक्ट इज, बताया तो देख लें कि कभी कभी लिखा होता है मटेरियल नहीं। हाँ ठीक है, फिर बेफिक्र होता है। क्वालिफाइड ओपिनियन इफ इफेक्ट इज मटेरियल, और एडवर्स ओपिनियन इफ इफेक्ट इज परवेसिव। और फिर इसके बाद आगे ये मेरा भाई बताएगा आगे, इससे आप बताएं मेरे भाई। हाँ जी, इससे ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट होगी या नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेड, यानी जो भी मिस स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन। नेचर ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, यानी जो भी ऊपर हमने दोनों रिकमेंड किया है ना इफ की बेस पे, तो नीचे भी बेसिस में भी दोनों को रेफर करना चाहिए। कुछ समझ आ रही है? आगे चलते हैं।
ये लीजिए क्वेश्चन 9, एनालाइज द फॉलोइंग सिचुएशन एंड स्टेट अंडर which condition an auditor would most likely issue a disclaimer of opinion. अच्छा पूछ disclaimer of opinion रहा है, लेकिन मैं आपको अपने रूटीन के मुताबिक क्वेश्चन पूछूंगा. प्रेजेंटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एज लॉन्ग टर्म, इफेक्ट बताया तो क्या लिखेंगे? इफ मटेरियल इफ परवेसिव, दोनों क्लियर. इसमें इफ मटेरियल है तो क्या इंपैक्ट होगा? इफ परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो नहीं ना आ रहा, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी. उसने पूछा बताओ किसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ सकता है? इसमें नहीं आ सकता. मैं क्वालिफाइड आएगा यहाँ. तो there are certain indication that company may not be a going concern. However, management has adequate plans to mitigate such problem. Issues है going concern issues. अच्छा अब ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ, लेकिन इस सिचुएशन में ये मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, अनमोडिफाइड, लेकिन है क्या चीज पहचान सकते हैं? गोइंग कंसर्न इशू. गोइंग कंसर्न इशू. इसमें चूंकि उसने एडिक्वेट प्लान करके डिस्क्लोज वगैरह कर दिया सारा कुछ, तो ओपिनियन क्या होगा? मॉडिफाइड. हाँ हाँ वो बताएगा बिल्कुल, लेकिन वो उस तरफ मैं चूंकि पढ़ाया नहीं आपको गोइंग कंसर्न का टॉपिक, मैं उस तरफ जानबूझ के नहीं लेके जा रहा. पढ़ाया होता तो मैं आपसे पूछता कि बताइए गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा उसमें क्या क्या आएगा, लेकिन वो मैं नहीं पूछा. अभी आपने सिर्फ इतना भी आइडेंटिफाई कर लिया ना सर ये मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं कुछ और है, मेरे लिए ये भी बहुत है. हाँ जी, मैनेजमेंट के प्लान है, उसने डिस्क्लोज भी कर दिया, इसीलिए हमने नोटिफाई. अगर मैनेजमेंट कहती है भाई सर हमारे हाथ खड़े हैं बस, तो फिर हम कहते हैं भाई कंपनी तो गए. थर्ड, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू फर्निश रिटन रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम for which no other evidence is reasonably expected to exist. स्कोप लिमिट. अच्छा हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर का जिक्र करेंगे कि नहीं? क्यों? उसने क्वेश्चन में खुद बता दिया. स्कोप क्या इफेक्ट बताया क्या होगा? इफ मटेरियल तो क्वालिफाइड, इफ परवेसिव तो ये वाला वो केस है जिसमें डिस्क्लेमर आ सकता है. थर्ड सिचुएशन करेक्ट है. हाँ बिल्कुल सिचुएशन, लेकिन मैं आपको पूरा एनालिसिस करवा रहा हूँ. क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के अंदर इसमें आपने एनालिसिस करना था. एनालिसिस ये एमसीक्यूज नहीं है, आप समझ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर एक को अलग-अलग डिस्कस करना है. हालांकि क्वेश्चन की नरेशन पढ़े ना तो आपकी बात ठीक है, नरेशन पढ़ के यही ज़हन में आता है कि सिर्फ हमने बताना 1 है 2 है 3 है, लेकिन मार्क्स कहते हैं नहीं, हर सिचुएशन को पूरा डिस्कस करो, फिर एंड पे मुझे बताओ डिस्क्लेमर ओपिनियन क्या है. तो हमने रिक्वायरमेंट के साथ मार्क्स को भी देखना है ना, वरना सिर्फ 0.3 लिखने के 8 नंबर तो कभी नहीं, मर जाएगा 8 नंबर में देगा. 4, terms and conditions of a long term loan have been incorrectly disclosed. डिस्क्लोजर में भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है, हो सकती है. ठीक है, अब मिसस्टेटमेंट है, इफेक्ट क्या है? इफ मटेरियल qualified opinion, auditor shall express qualified opinion bracket में if effect is material, और adverse opinion bracket में if effect is pervasive. और अगली लाइन क्या होगी? Auditor shall also explain nature of misstatement in basis for qualified / adverse opinion section. तो समझ आया? आज के लेक्चर में आपने केस स्टडी को अटेम्प्ट करना सीखा है. अब देखिए बेस केस स्टडी की यही होगी, इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन होती जाएंगी 2-4 जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन बेस यही होगी. आपने इसी तरीके से सोचना है, इसी तरीके से इसको पक्का करना. क्लियर जी? अच्छा ये क्लियर. अच्छा आज हमने चूंकि नया कंसेप्ट नहीं पढ़ा, कोई अप्रोच मैंने से, लेकिन ये ज्यादा अहम थी चीज, क्योंकि ये वो आज का लेक्चर है जो आपकी हर तरह की केस स्टडी इस चैप्टर की. लेकिन याद रखें ये ऑडिट है, बिजनेस लॉ नहीं है. ऐसा ना समझेगा कि चैप्टर 5 की केस स्टडी भी ऐसे ही करनी होगी, उसका अंदाज कुछ और होगा. ऐसा ना समझेगा चैप्टर 6-7 की केस स्टडी भी ऐसे ही करनी होगी, उसका अंदाज कुछ और होगा. ठीक है, अंदाज अपना अपना. पार्ट 2 आ रही है ना? हाँ बड़ी अच्छी कमाल. बचपन में सबसे अच्छी जो 2 फिल्म मुझे पसंद आई थी, एक ये थी. आप तो सो रहे थे अभी जब केस स्टडी करवा रहा था, है? जाग रहे थे.
अच्छा, तो ये तो आपने अभी इन छुट्टियों को आपने ज़ाया नहीं करना, कंसेप्ट जो है आपने रिफ्रेश करने, ऐसा ना हो कि जब आए, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है ब्रेन वॉश हुआ होगा आपका। इसीलिए तो ब्रेन्स के, हाँ जी, हाँ, हर रोज 10 मिनट देखिए 10 मिनट ज्यादा तो नहीं होते, हर रोज 10 मिनट जो है ये तो आप निकाल ही लेते हैं रोज के 10 मिनट, है ना। तो ब्रेनस्केप आपने प्रैक्टिस करते। अच्छा, आपको एक चीज और बताऊं, प्रो टिप, आप एक वक्त में एक चैप्टर को रिवाइज करते हैं ना ब्रेनस्केप पे, अगर आप उसके 2 चैप्टर को क्लिक कर देना तो वो दोनों चैप्टर्स के कार्ड रैंडमली आपके सामने लेके आएगा, जैसे एग्जाम में होता है कि सारे चैप्टर रैंडमली क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना दोनों को। और याद रखें हमेशा, रैंडम प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर है सीक्वेंशियल प्रैक्टिस से। तो मेरी सजेशन ये है, जब आप 2 चैप्टर्स कर लेना, उसके बाद जब आपने रिवीजन करनी हो तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को सेलेक्ट करके रिवीजन करें, ताकि कभी चैप्टर 2 का क्वेश्चन आए, कभी 1 का है, कभी 2 का है, कभी 1 का है। और जब चैप्टर 3 कर ले तो ऐप पे के ऊपर आपने क्या करना है, तीनों को। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तकरीबन 1-2 छुट्टियां हो ही जाती हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा चले, कम है, आधे से भी कम स्टूडेंट है, नहीं है ये, चले कोई बात नहीं, कोई नहीं। ईद के बाद नहीं, ये छुट्टियों में करना है आपने काम, छुट्टियों में करना है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर दोबारा हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि सर जब उसने इम्पैक्ट नहीं बताया होता कि मटेरियल है कि परवेसिव, तो हम इफ मटेरियल इफ परवेसिव करते हैं, हम इफ मटेरियल करते हैं, इफ परवेसिव करते, इफ इमटेरियल क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इमटेरियल है। इमटेरियल को डिस्कस क्यों नहीं करते? इमटेरियल है, इमटेरियल को इग्नोर ही करना होता है। पहली रीजन ये, मुतमिन नहीं लग रहे आप, इमटेरियल है तो उसको इसीलिए इग्नोर कर दिया। दूसरी रीजन, असूली तौर पे लॉजिकली स्पीकिंग डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का इंपैक्ट नहीं बताया ना वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एग्जाम में मार्किंग स्कीम आप पढ़े, उसमें इफ परवेसिव के नंबर देगा, इफ मटेरियल के नंबर देगा, इफ इमटेरियल का नंबर नहीं देता। फिर सजेस्टिव सॉल्यूशन देख लें, इफ मटेरियल को डिस्कस करता है सजेस्टिव सॉल्यूशन में, इफ परवेसिव को करता है, इफ मटेरियल को नहीं करता, आई कैप का जो मर्जी सॉल्यूशन देख लें। इससे हमने फिर क्या नतीजा निकाला कि लॉजिकली चाहे अगर इम्पैक्ट नहीं बताया तो तीनों हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमने कितने डिस्कस किया करने हैं। तो क्यों? क्योंकि इफ इमटेरियल का ना सॉल्यूशन में वो इसको हिस्सा बनाता है ना मार्किंग स्कीम में बनाता है, तो हम भी टाइम जाया नहीं करते। ठीक है जी, और की क्वेश्चन जी? हाँ, ये मैंने कल बता दिया था कि अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो तो ये अदर एस्पेक्ट्स पे इसका इफेक्ट आएगा, यानी ये सवेयर तो होगी लेकिन परवेसिव नहीं होगी। सवेयर से मुराद क्या है? सवेयर से मुराद ये नहीं है कि इसका इफेक्ट अदर एरियाज पे आ रहा है, सवेयर से मुराद ये है इसका इम्पैक्ट मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे आ रहा है, इससे फ्रॉड का रिस्क बढ़ रहा है। ठीक है, तो आइंदा अगर कोई स्टूडेंट कहे ना कि सर ने बताया था कि स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट हमेशा परवेसिव, स्कोप बाय मैनेजमेंट, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट का इफेक्ट हमेशा परवेसिव होता है, उसको एक लगानी आप। एक कहा सर पे घिनौना इल्जाम लगाते हो, सर नहीं, एक लगा के भाग जाना, खड़े नहीं रहना, वरना जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं है, मैंने मुकर जाना है कि मैंने कुछ नहीं कहा ऐसी बात। ठीक है, तो क्या स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट का इफेक्ट हमेशा परवेसिव होगा? नहीं। अच्छा नहीं, हाँ नहीं होगा। ज्यादा संगीन जरूर है क्योंकि इसे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होता है, लेकिन परवेसिव नहीं है। आगे इफ नहीं करना, बस इतना ही समझ लेना बड़ी बात है, इतना ही समझना बड़ी बात है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? हाँ पूछना। रहने दे, तेरी घरवाले नहीं सुनते, मैं क्या सुनूं। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।